Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और एपेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट और जो भी मेरा फ्रेंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनका चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। विदाउट टेकिंग एनी टाइम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमपेट 2018 में जो पेपर हुआ था उस पेपर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर पेपर की बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम 2016 का पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्लियर कर दूं 2016 में एमपेट नहीं हुआ था और अभी जो अटैम्प्ट लग रहा है वो बेसिकली 2019 है। 2020 का हमारे पास हम कह सकते हैं जो बैक एमपेट है वो अभी हमारे सामने है। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो फर्स्ट नेगेटिव मार्किंग हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। और जो स्टूडेंट नया है जिसने फर्स्ट पेपर की उसको कम इन्फॉर्मेशन है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर अबाउट द फर्स्ट पेपर, और जो सेकंड वीडियो है वो है 2018 का पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य की मात्रा और उसके लक्ष्यों को लेकर संघर्ष क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी, कार्य संघर्ष हम इसको कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप यहाँ पर पूछे हैं आपसे, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो द कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क इज कॉल्ड, तो हम इसको बताएंगे टास्क कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह की कीमत पर जीत हासिल करता है तब उसे क्या कहा जाता है। देन वी हैव टू से इट्स जीरो सम संघर्ष, ए इसका आंसर हो जाएगा। इन इंग्लिश व्हेन वन इंडिविजुअल और ग्रुप विंस एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप इट इज टर्म्ड एज जीरो सम कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए यहाँ से साफ पता चल रहा है कि केवल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में से हमें 4 क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर मिले हैं। कॉन्फ्लिक्ट दैट रेफर्स टू अ डिसएग्रीमेंट अमंग कनेक्टेड इंडिविजुअल इज, संघर्ष जो संबंधित व्यक्तियों के बीच असहमति को क्या करता है, संदर्भित करता है, कहलाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पारस्परिक संघर्ष। और फोर्थ की आंसर की बात की जाए तो इज अ टैक्टिक ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की क्या सबसे बेस्ट जो रणनीति है उनको क्या मान सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग उसका आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हर्जबर्ग की 2 कारक सिद्धांत का स्वास्थ्य घटक नहीं है। जिसने भी मोटिवेशन थ्योरी प्रॉपर्ली पढ़ी होगी वो इसका आंसर इजीली कर सकता है। यहाँ पर जो हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है उसके बारे में यहाँ से आपको पॉइंट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरपर्सनल रिलेशंस। इफ वी टॉक अबाउट 6th नंबर क्वेश्चन, व्रूम के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। जो विक्टर एच व्रूम की थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स इक्वल्स वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन अ वेरी गुड क्वेश्चन वी कैन से, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक ही चीज़ हमें मैच करनी पड़ेगी तब जाके आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर कुछ थ्योरीज दे रखी हैं और वो किसने प्रपोज की हैं उनके बारे में आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है मैक्लीलैंड ERG थ्योरी। अब अगर आपको याद है ये चीज़ की कौन सी थ्योरी किसने दी है तब तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव अ इन अ ग्रेट कन्फ्यूजन। स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, व्रूम की इक्विटी थ्योरी और लॉक की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्किनर और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अगर व्रूम की बात करें तो विक्टर एच व्रूम की है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, और मैक्लीलैंड की अगर हम बात करें तो मैक्लीलैंड ने डिफरेंट थ्योरी दी है। और इसके बाद है 8th क्वेश्चन, सिद्धांत मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का एक विस्तार है, यानी कि ऐसा कौन सी थ्योरी है जो किसका विस्तार हम मान सकते हैं, मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। इसका आंसर हो जाएगा ERG थ्योरी, जो एल्डरफर ने दी थी, उसने मास्लो की थ्योरी को ही क्या किया था और वास्ट बताया था। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें, MBO मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि मेजर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें MBO ऐसा टॉपिक है जो आपको इजीली 3 to 4 क्वेश्चंस देता है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चंस MBO से देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं एक एक पॉइंट को डीप में पढ़िए, एक एक जो आपका टॉपिक है, क्योंकि पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से अराइज हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो नेट के एग्जाम में फिर भी आप एक बार कोई सोच सकते हैं कि लास्ट मोमेंट कुछ बचा है तो शायद एक बार नेट का पेपर देख ले, तो मे बी एक छोटा सा चांसेस, बट एमपेट का पेपर ज़्यादा डीप में आप कह सकते हैं। डीप इन द सेंस
हालांकि नेट का लेवल जितना एमपेट का पेपर नहीं आता है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, उनमें से ये पेपर बेसिकली अराइज होता है। वन मोर थिंग, अगर किसी स्टूडेंट को 2018 का पेपर यहाँ पर है, बट आई हैव मोर 3 पेपर्स 2015, 17 एंड 14, बट दीज आर पेड पेपर्स। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप के नंबर वैसे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को पेपर्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही आई हैव फर्स्ट पेपर ऑल्सो, और ये हमारे पास है 2013, 14, 15 और 17, 18 का मैंने ऑलरेडी हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। 10th क्वेश्चन है, एमबीओ विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि एमबीओ में जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि किस किस के बीच में डिफाइन किया जाता है। एक विभाग के भीतर यानी कि विद इन अ डिपार्टमेंट, अमंग द कस्टमर्स ग्राहकों के बीच में, एक संगठन के भीतर, या उपरोक्त सभी। जनरल सी बात है, ग्राहकों के बीच में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब एक ऑप्शन कट गया तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक विभाग के अंदर आप एमबीओ को फॉलो नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, एक सिद्धांत के भीतर, सॉरी एक संगठन के भीतर। क्वेश्चन 11 की हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का दूसरा नाम आपका आंसर ए हो जाएगा, परिणाम द्वारा प्रबंध। 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने ये थ्योरी हमें बताई थी, और बाद में प्रोफेसर स्ले ने इसका नेम चेंज कर परिणाम द्वारा प्रबंध बताया था। तो एक इसका दूसरा नेम ये भी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किसने दिया था, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिया था वॉल्टर बी कैनन ने। अब आप सोचेंगे ये किससे रिलेटेड है, तो मैं बता दूं ये स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज गाइडेड इमेजरी टेक्निक, यानी कि ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो गाइडेड इमेजरी टेक्निक के बारे में ट्रुथ आपसे यहाँ पर पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यही विषय द्विस्वप्न की तरह है। क्वेश्चन नंबर 14, तनाव प्रबंधन किस बारे में सीखना है। ठीक है, आपसे पूछना जा रहा है कि व्हाट डू यू लर्न इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है, दबाव कैसे कम किया जाए, अपने कौशल को कैसे विकसित किया जाए जो शरीर के समायोजन को बढ़ाए जब आप दबाव में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 5 फैक्टर मॉडल जो रॉबर्ट मैक्री और पोल कोस्टा ने दिया था, जिसके अंदर 5 तरीके पर्सनैलिटी बताई है। उसमें ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रावर्जन किस प्रकार के लोगों का टाइप है, तो यहाँ पर आ जाएगा असर्टिव और सोशिएबल, यानी कि मुखर और मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप इनमें से किस पर जोर देती है। सिचुएशनल थ्योरी आपकी यहाँ पर जोर देती है इवेंट्स पर, इसका बी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की नेतृत्वता है जिसमें दूसरों के विचार नजरिए पर ध्यान जाता है। 17 क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट ऑफ अदर्स व्यूज, ओपिनियन एंड आइडियाज। देन इसका आंसर हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, क्योंकि बाकी के में औरों पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये लीडरशिप के जब आप टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये डिस्क्रिप्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के विचारों एवं दृष्टिकोण को आप कैसे बताएंगे। तो इसका आंसर कैसे वर्णित करेंगे, स्ट्रेटेजिक सामरिक तरीके से इसका वर्णन किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो लेविन, लिपिट और वाइट 1939 प्रयोग के अनुसार इनमें से किस प्रकार की लीडरशिप में भागीदारों से सबसे अधिक कार्य लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू लेविन, लिपिट एंड वाइट 1939 एक्सपेरिमेंट, विच फॉर्म ऑफ लीडरशिप प्रोड्यूस द मोस्ट वर्क फ्रॉम पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्तावादी में जो भागीदार होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लीडरशिप के ओहियो स्टडीज़ के इनमें से क्या 2 पहलू थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ओहियो स्टडीज़ के 2 पहलू थे, प्रारंभिक संरचना और विस्तार, यानी कि इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप के लेखक कौन है। तो फ्रेड फेडलर इसके लेखक हैं, डी इसका सही आंसर है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कुछ बुक्स के ऑथर आपको जो एमपेट का पेपर होता है उसमें पूछे ही जाते हैं, डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, कुछ चीज़ों की ईयर बेसिकली पूछ ली जाते हैं, थ्योरीज किसने डेवलप की, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर चैप्टर में जहाँ भी आपको लगता है कि स्पेसिफिक वर्ड है उसको ज़रूर निकाल ले, हो सकता है वो एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला परिश्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य अनुरूपता। एंड एक्सर्शन फॉर अचीविंग अ सेट गोल इज नोन एज गोल कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, जानकारी लेने के माध्यम और उन्हें इस्तेमाल करना
जिससे संगठन बनाने के लिए योजना बनाए एवं निर्णय हो सके उसको कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, निम्न में से एक व्यक्ति की क्षमता जटिल स्थिति का विश्लेषण करने का उल्लेख है और तर्क से उपलब्ध जानकारी है। तो कंसेप्चुअल स्किल्स का आंसर हो जाएगा। ये आपको बेसिकली मैनेजमेंट का जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वहीं आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। वहाँ पर आपको बहुत ईजी मिलेगा कि मैनेजर में कुछ स्किल्स होती हैं उनकी वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बट आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिटिल बिट यहाँ पर घुमा रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, जो मानव संसाधन विभाग के निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से एक संगठन में लोगों के लिए भूमिकाओं में से जानबूझकर संरचना स्थापित करने को शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर योजना, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, नियंत्रण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रण का उद्देश्य सुधारात्मक कार्यवाही करना। वैसे भी नियंत्रण का जो स्टेप होता है आपने देखा होगा कि पहले हम इसमें स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, लास्ट में देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनसे हमारा जो करंट रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को फिर चेक करने के बाद उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 में एक लिटिल बिट कंफ्यूजन था, इसमें डी और ए में जब एग्जाम था तभी ये कंफ्यूजन था। वैसे बेसिकली इसका आंसर ए है, डी इसका आंसर नहीं होगा। 27, नियंत्रण की अवधि के सिद्धांत के अनुसार है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो नियंत्रण की अवधि हमें बताती है एक पर्यवेक्षक की अधीनता में अधीनस्थों की संख्या की एक सीमा जिसे प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सकता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो एक पर्सन के अंडर में 5 से 6 व्यक्ति ही मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं को इजीली क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंधक जो अच्छे डैश से अपने लोगों में से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होता है, यानी कि प्रबंधक क्या कैसा करवाता है ताकि वो उसने जो अपने अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनसे वो उनका 100% पुटअप करवा सके। तो वहां पर आ जाएगा आपका ह्यूमन स्किल। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको स्किल्स वाले चैप्टर में से देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट्स एजुकेशनल, इट्स ऑफिशियल, और इवन वी कैन से कि मंदिर वगैरह में भी हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। तो मैनेजमेंट क्या चीज़ है, यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है आपका, सभी प्रबंधक सभी संगठन के चारों प्रबंधक कार्य कर सकते हैं। ये यहाँ पर पर्टिकुलर इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दियर ऑप्शंस। यहाँ पर ऑप्शन रीड करना फिर उनको बताना वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आई एम प्रेफरिंग कि मैं सीधे आपको आंसर्स बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, किसने इस बात पर जोर दिया, 30 क्वेश्चन है हमारा, किसने इस बात पर जोर दिया कि फर्म के लिए बाहरी वातावरण प्रबंधन प्रथाओं को प्रभावित करता है, यानी कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो फर्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते ही करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ए एंड बी। फॉर्मर और रिचमैन की थ्योरी थी, वो मानते थे कि जो बाहरी वातावरण होता है वो क्या करता है, हमारे मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है तुलनात्मक प्रबंध सिद्धांत, यानी कि जो कंपैरेटिव मैनेजमेंट है नेतृत्व से जुड़े मतभेदों की जांच करते हैं। तो कौन कौन से जो मतभेदों की जांच की जाएगी इसमें, तो ऑपरेशन की प्रक्रिया, मानवीय संपर्क, सामाजिक व्यवस्था और निर्णय लेना। तो इसमें आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, निम्न चरण आयोजन की प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि अब क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग में आपके पास क्या क्या चरण शामिल है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन से चरण शामिल है। ऑप्शन है हमारे पास सहायक उद्देश्य बनाना, प्रत्येक समूह के प्रमुख अधिकारों को सौंपना, गतिविधियां करना आवश्यक है, और उद्यम उद्देश्यों की स्थापना। तो बहुत इजी वे में हमें यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम नोटिस कर सकते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्यों के क्या किए जाते हैं, किसी भी उद्यम के उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट हम लेते हैं सहायक उद्देश्य, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक समूह के प्रमुख अधिकारों को हम उनको सौंप देंगे ताकि वो काम कर सके। और अधिकार सौंपने के बाद अगर गतिविधियां ही नहीं करेंगे तो वेस्ट है, तो अतः गतिविधि करना आवश्यक है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका आंसर बन रहा है डी ए, ठीक है, डी फर्स्ट, बी देन बी और सी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कठोर पदानुक्रम की वकालत करते हुए किसने एक असाधारण शब्द गिरोह का उल्लेख किया है। यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, आपने फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनमें सोपान श्रृंखला का एक हमारे पास थ्योरी है, यानी कि वो क्या बताती है हमें, अगर कोई भी आपको जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अपने सुपरवाइजर से बात करनी है तो एक स्टेप उनको इस तरह से फॉलो करना होगा। और सेम फॉर की जो हायर अथॉरिटी उसको नीचे वाले अपने जो कर्मचारियों से बात करनी है तो एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज अ लाइन बिटवीन
दिस सेगमेंट की अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बात कर सकते हैं। और ये जो एक्सेप्शन है यही क्या है, गैंग प्लैंक। इसकी थ्योरी किसने दी थी, हेनरी फ्योल ने। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं है। 34वां क्वेश्चन आपका है, तो सामाजिक व्यवहार आप क्या करते हैं, लोक वस्तु के उत्पादन से, बिल्कुल ये तो सही है। और अनैतिक व्यवहार के त्याग से, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। सामाजिक बंधनों की पूर्ति भी हमें बिल्कुल करनी चाहिए। लाभ अर्जन, हम जब अगर सोशल बिहेवियर कर रहे हैं तो हमारे लिए लाभ अर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी पॉइंट। सामाजिक ढांचा बनता है, यानी कि सामाजिक ढांचा किससे बनता है, समाज के कार्यात्मक विभाजन से, जातियों के विभाजन से, समुदाय के कार्यात्मक विभाजन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा आपका समुदाय के कार्यात्मक विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अधिनियमों का निर्माण करते हैं। नियमन के लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं हमारे पास और फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका आ जाएगा। आयात एवं निर्यात नीति का उद्देश्य निम्न में से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है उसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति, ये उद्देश्य है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन पर नियंत्रण, ये भी है। आयात प्रतिस्थापन उपाय, ये भी इसका आंसर है। केवल क्या नहीं है, प्रभावशीलता की लागत, इसका आंसर नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो हम एक एलिमिनेशन मेथड लगाकर उस क्वेश्चन के आंसर को हम वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है, अगर हम आयात निर्यात पॉलिसी लगा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लगा रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु सेवाओं की पूर्ति के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑफकोर्स ये बात है, आयात निर्यात पॉलिसी हम इसलिए भी करते हैं कि जो हमारा प्रतिकूल भुगतान हुआ है उस पर हम संतुलन पा सकें। और आयात प्रतिस्थापन, हर कंट्री चाहती है कि वो कम से कम इंपोर्ट करे। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात की जाए, अच्छे शासन का प्रमुख कर्तव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कानून का शासन, ये भी सही है। पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें जवाबदेहिता भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी डी इसका आंसर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न प्रीमिलरी विद द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस गोल्स एंड टेक्निक्स स्पेसिफिकली ह्यूमन एंड्स, हु स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये स्टेटमेंट दिया था थॉमस एम गैरेट ने। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। उद्यमों की पूर्ति निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, उपलब्ध लाभ की दर पर, नॉट स्पेसिफिक। विद्यमान सामाजिक जलवायु, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका लाभ की दर और सामाजिक जलवायु। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर हम एक को नहीं ले सकते, ये गलत नहीं कह सकते हम यहाँ पर, बट एक को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन उद्यमशील वर्ग का विकास करने में प्रभावी नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा क्रिश्चियन। निम्न में से क्या निजी उद्यमियों के लिए सहायक है, तो जो हमारा कैपिटल हम कह सकते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें आपके लिए जो निजी उद्यमी है उनके लिए क्या सहायक होगी, तो यहाँ पर हम इसका आंसर था मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो आंसर की आई थी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था माना गया था इसका आंसर। उद्यमिता सुनिश्चित होती है, एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा सुनिश्चित होती है, तो वृत्त फर्मों के द्वारा ही सुनिश्चित होती है। उद्यमिता हेतु निम्न में से कौन अधिक उपयोगी है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो होगा नहीं, सुधारवादी भी नहीं, कर्मकांडी भी नहीं, तो आंसर आ जाएगा क्रिएटिव पर्सन। आर्थिक नीतियां निर्धारित करती हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। तो ये क्या बताती है, व्यवसाय की दिशा भी बताती है, व्यवसाय की मात्रा भी बताती है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है व्यवसाय की दिशा और मात्रा, यानी कि इसने क्या कर दिया, A+B दोनों कर दिया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा है कि यस वर्थफुल रहा वीडियो देखना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड लाइक और कमेंट करना ना भूलें। उद्यमशील व्यवहार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या चीज़ है जो उद्यमशील व्यवहार के लिए आवश्यक नहीं होती, नॉलेज होनी चाहिए, चातुर्य होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। EDP सहायता हेतु वांछित है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं वो किसके लिए चलाए जा रहे हैं, विद्यमान उद्यमियों के लिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो आंसर हो जाएगा प्रथम जनरेशन उद्यमियों के लिए चलाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया काम कब चालू हुआ, कार्यक्रम मतलब 2014, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, DIC का विकास। DIC की अगर बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय DIC, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
और इसका आंसर आ जाएगा आपका 1977। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो व्हाट इज फसी, तो यहाँ पर है इसका आपका आंसर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एट इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है एंड ये किससे रिलेटेड है यहाँ पूछा गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, लघु पैमाना इकाई से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 औद्योगिक संपदा है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली औद्योगिक स्थान। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या कहा जाता है, तो निगमीय स्थिरता भी आप कह सकते हैं, स्थिर व्यवसाय भी, निगमीय नागरिकता भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नवीन विपणन चिंतन क्या कहता है, न्यू मार्केटिंग थिंकिंग क्या बताती है, तो ये बताती है हमें समझो और प्रत्युत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 54 बनाओ या खरीदो, ये निर्णय किससे संबंधित है, तो ये आपके जो निर्णय है ये उत्पादन नीति से। जब मार्केटिंग की स्टार्टिंग आप पढ़ेंगे और मार्केटिंग का डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे कैसे पॉलिसीज जनरेट हुई, ठीक है। पहले प्रोडक्शन पॉलिसी थी, देन मार्केटिंग, ये सब एक स्टेजेस आते गए। तो ये है कि बनाओ या खरीदो, तो इसमें आ जाएगा आपका उत्पादन नीति। विपणन व्यू रचना का आधारभूत लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। विपणन व्यू रचना का आधारभूत लक्ष्य है द फंडामेंटल गोल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्थिर प्रतिस्पर्धी लाभ। क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए, बाजार फेल होना, ये कैसा शब्द है, तो साफ पता चल रहा है ये इकोनॉमिक टर्म में आर्थिक शब्द है। ऑनलाइन विपणन को आप क्या कह सकते हैं, तो विज्ञापन को आप क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन विपणन कह सकते हैं, इंटरनेट विज्ञापन कह सकते हैं और वेब विज्ञापन, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उत्पाद विश्वसनीयता एक प्रकार का है, क्या चीज है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विभेदीकरण थीम। क्वेश्चन नंबर 59 है, शून्य स्तरीय वाहिका को जाना जाता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शून्य स्तर वाहिका यानी कि जहाँ पर बीच में कोई भी आपके पास एजेंट नहीं है, कोई भी मीडिएटर नहीं है, तो ऑफकोर्स ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विपणन वाहिका। क्वेश्चन नंबर 60 उत्पाद विचार परिणाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विचार उत्पत्ति का, उष्मायन का, प्रबोधन का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय विपणन परिणाम है, किसका परिणाम है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विपणन कैसे डेवलप हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट्स ओके, दैट ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 62 निम्न में से कौन सा विक्रय परिमाण कोटा का प्रकार यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल्स एक्टिविटी कोटा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, निम्न में से क्या विपणन में कमजोरी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कमजोर कंपनी छवि, तो ये तो नेगेटिव बता रहा है, यहाँ से हमें इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, वो उसकी तारीफ पूछ रहा है, उसके प्रॉफिट्स लाभ पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। कमजोर कंपनी छवि ये नहीं होगा, संवर्धनात्मक प्रयासों का अभाव नहीं होगा, स्थिर विपणन व्यूह रचना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा विविधीकृत उत्पाद मिश्रण। 64th क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक घटक हैं, परिवार ऑफकोर्स, रेफरेंस ग्रुप यस, सोशल कास्ट एंड कास्ट क्लासेस, देन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 65 है सेवा विपणन, व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 66 सोशल मीडिया विपणन का एक रूप है, तो इंटरनेट विपणन इसका एक रूप है। प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है, ये किसने कहा था, तो ये लाइन कही थी लॉरेंस ए एप्ले ने। यहाँ पर इससे पता चल सकता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस आ सकते हैं और उनके ऑथर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, HRM प्रोसेस में आप क्या क्या शामिल करते हैं, नियोजन संगठन नियंत्रण नहीं, क्रय विक्रय विज्ञापन नहीं, क्योंकि हमसे पर्टिकुलर HRM के लिए पूछा है, तो मानव संसाधन नियोजन भर्ती चयन इसका आंसर हो जाएगा। 69th क्वेश्चन की बात करिए, प्रशिक्षण एवं विकास की विधियों में क्या शामिल है, तो कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण यस, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और इंटर्नशिप यस, देन सी इसका आंसर हो जाएगा, तो ए और बी। 70th की बात करें क्वेश्चन नंबर, निष्पादन मूल्यांकन की विधियों में शामिल है जांच सूची विधि, कर्मचारी तुलना विधि, अंकन सोपान विधि, बरात चयन विधि, आलोचनात्मक घटना विधि और मूल्यांकन विधि, ए और बी दोनों, तो ये सारी ही आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं। सेकंड दिन आपको एक एक मेथड भी पढ़कर जाना पड़ेगा, हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी मेथड के बारे में आपसे कुछ पूछ ले। 4C मॉडल आपसे यहाँ पर पूछा है, तो ये 4C मॉडल में हम इसका आंसर आएगा आपका बी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कार्य विश्लेषण के क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज
द स्कोप ऑफ जॉब एनालिसिस, तो 2 पार्ट होते हैं इसके, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। मजदूरी भुगतान की पद्धतियों में क्या क्या शामिल है, तो कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो ये मेथड भी अपनाते हैं, टाइम वेज, कुछ पीस वेज मेथड भी अपनाते हैं, कुछ इंसेंटिव। देन ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ग्रीवेंस वाले चैप्टर में से आपसे पूछा है, द ग्रीवेंस प्रोसीजर इज रियली अ कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच 2 parties reach agreement on how a rule should be applied in particular situation, who said the statement। ठीक है, यानी कि परिवेदना निवारण प्रक्रिया एक वास्तविक सम्मेलन तकनीक है जिसके द्वारा दोनों पक्षकार एक निश्चित स्थिति में लागू करने के लिए किसी समझौते को कैसे क्रियान्वित किया जाए पर पहुंचते हैं। ये लाइन किसने कही, तो ये लाइन कही थी चैम्बरलिन ने। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, औद्योगिक विवाद कारणों में शामिल है आर्थिक कारण, प्रबंधकीय कारण और राजनीतिक कारण, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 76, सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं है सतत प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, समन्वय की प्रक्रिया, ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में क्या शामिल है, मजदूरी, वेतन भत्ता, नियुक्ति, विकास में छुट्टियां, ए और बी दोनों इसमें आ जाएगा। भारत में सबसे पहले किस वर्ष में सामूहिक सौदेबाजी हुई, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कब हुई, इसका आंसर है 1952। बाटा शू कंपनी में किस वर्ष सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध हुआ, यानी कि बाटा कंपनी में सबसे पहले ये कब शुरू हुआ, तो 1955 इसका आंसर है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1948 में वो पास हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो 1950 में ये पारित हुआ था। हेल्से योजना सर्वप्रथम किस देश में चालू की गई थी, तो ये चालू की गई थी कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें, निष्पादन मूल्यांकन सबसे पहले कहाँ चालू हुआ, अमेरिका में। सामान्यतः परिवेदना कर्मचारी द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार का दावा करने एवं लिखित में शिकायत प्रस्तुत करने के रूप में परिभाषित की जाती है। ये लाइन किसने कही, ये लाइन कही डेल यॉर्डर ने। क्वेश्चन नंबर 85, प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधियों में शामिल है। यहाँ पर आपका वर्क कमेटी भी शामिल है और ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल यहाँ पर दोनों ही शामिल है। मानव संसाधन प्रबंध के क्रियात्मक कार्य में क्या शामिल है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फंक्शनल, आपका जो फंक्शन होता है वो, तो आंसर आ जाएगा आपका सिलेक्शन, चयन इसके क्रियात्मक कार्य में आ जाएगा। मानवीय व्यवहार स्कूल के प्रणेता हैं 87 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी थी वो दी थी एल्टन मेयो ने। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पार्ट इसको मान सकते हैं, बहुत बार आपसे पूछा जाता है एल्टन मेयो की थ्योरी या फिर वो किससे रिलेटेड थे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है एमबीओ, ये भी आपको काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देता है। निम्नलिखित में से कोश की किस अवधारणा का उपयोग कोश प्रवाह विवरण पत्रक तैयार करते समय किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस अब आने वाले हैं ये यूनिट नंबर 5 में से है, जो आपकी एफएम की प्रैक्टिकल यूनिट है, ये उसमें से आएंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको 20 to 23 भी देखने को मिले हैं और यहाँ पर हमें केवल 13 क्वेश्चन इस वाली यूनिट में से देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कोश की किस अवधारणा का उपयोग कोश प्रवाह विवरण पत्रक तैयार करते समय किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सभी वित्तीय संसाधन। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1973। विनियोग मूल्यांकन हेतु बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह मापदंड में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा आपका लेखांकन प्रत्याय दर। पूंजी संरचना में निर्धारित ब्याज की प्रतिभूतियों के प्रयोग को कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। पूंजी संरचना क्या दर्शाती है, तो पूंजी के विभिन्न स्वरूपों के बीच अनुपात। पीवी रेशो हमें क्या बताता है, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ये हमें बताता है। कार्यशील पूंजी का अनुपात है, तो चालू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें तो वित्तीय लिवरेज का अभिप्राय है लगाई गई पूंजी तथा शुद्ध इक्विटी पर लाभों को बढ़ाना। एक कंपनी की पूंजी संरचना में क्या सोच विचार होते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी योजना बिना निम्न निर्धारण के नहीं बन सकती, यानी कि किसी भी योजना को आपको बनाने के लिए क्या एसेंशियल चीज़ है, तो विदाउट ऑब्जेक्टिव्स यू कांट मेक एनी पॉलिसी और प्लानिंग। इनमें से कौन सा लिवरेज अनुपात नहीं है, तो यहाँ पर है क्विक रेशियो इसका आंसर है। विनियोक्ताओं के दृष्टिकोण से पूंजी की लागत क्या होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूंजी त्याग का प्रतिफल। और 100 नंबर क्वेश्चन, परियोजना के शुद्ध रोकड़ प्रवाह अंतर्वाह का सूत्र है। फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज, तो आपका आंसर हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। वेल अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली
आई डन माई बेस्ट, बट हो सकता है एक दो क्वेश्चन में मे बी कुछ कन्फ्यूजन रह जाए. इफ यू गेट फाउंड गुड आंसर और यू हैव अ प्रूफ कि मैम इसका आंसर ये होगा और आपने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन था. बाकी मोस्ट प्रोबेबली ऑल द आंसर्स आर करेक्ट हियर. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो.